नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आपकी उम्र 25 के ऊपर की है तब आपको ये बात ध्यान आएगी कि हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, डिबेट्स में एक टॉपिक आया करता था जिसे बहुत ज़्यादा प्रसारित किया जाता था और वो था इंडिया वर्सेस भारत। यहाँ तक कि स्कूल्स में भी डिबेट कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के टॉपिक्स दिए जाते थे, इंडिया वर्सेस भारत। और जो एक प्रकार की एक पृष्ठभूमि जो भारत के लिए बनाई जाती थी, एक प्रकार की इमेजरी जो भारत के लिए होती थी, वो ये कि भारत जो है वो कोई पिछड़ा हुआ सा पुराने रूढ़िवादी लोगों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा देश है जिसमें कोई तरक्की नहीं है, एक ऐसा देश है जो अभी भी अंधियारे में जी रहा है। और वहीं पर ही पता नहीं क्यों, पर वहीं पर ही इस ही का एक नया रूप है जिसे कहा जाता है इंडिया। आप यदि याद करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। इसी तरह की बातें कितने ही सालों साल रही हैं, भारत की जनरेशन्स के खून में घोली गई हैं, जिससे कि हुआ क्या कि लोगों को भारत के प्रति कोई प्रेम नहीं रहा। हिस्ट्री को लेकर के, हमारी इतिहास को लेकर के, हमारे ही ग्रंथों को लेकर के, कल्चर को लेकर के भारतीयों में ही किसी भी प्रकार का कोई गर्व का भाव नहीं रहा। इंडिया की ओर सबने देखा पर भारत को लोग छोड़ते चले गए। अब यहीं पर ही बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इंडिया की, INDIA। चलिए जानते हैं कि वो हिस्ट्री क्या है। 1949 ये वो साल था जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिख लिया गया था, हैंड रिटन इंग्लिश में। फिर 1950 में इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, परंतु ये लिखित में था और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली गई थी जिसमें इसी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी संविधान को लेकर के डिबेट्स होते थे, डिस्कशंस होते थे। करीब करीब 165 के करीब सिटिंग्स हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव इत्यादि को लेकर के। उनमें से ही एक डिबेट हुआ था 18 सितंबर 1949 को, यानी 18 सितंबर 1949 को एक डिस्कशन हुआ था जिसमें कई सारे मुद्दों में से एक मुद्दा था भारत के नामकरण का, यानी इंडिया के नामकरण का, जिसमें KV राव, HV कामत, कम्युनिस्ट त्रिपाठी, ऐसे कई सारे और लोग थे जिन्होंने अपने अपने मत रखे थे। और जो इनका एक कलेक्टिव मत यदि मैं आपको बताऊं संक्षेप में, तो वो ये था कि जो आर्टिकल 1 है जिसमें आता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा करके जो आर्टिकल 1 आता है, उसमें इनका जो मत था वो ये था कि इट शुड बी भारत दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडिया इन इंग्लिश लैंग्वेज। खूब सारे डिबेट्स हुए थे इस बारे में। वो ये हुए थे और वो इस कारण से हुए थे क्योंकि HV कामत इत्यादि जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि भारत एंशिएंट नाम है इस देश का, प्राचीनतम नाम है इस देश का। यदि भारत को हम महाभारत से भी जोड़ें, विष्णु पुराण से भी जोड़ें, तभी भी बात यही आती है कि ये इंडिया से तो पुराना है। इंडिया जो है ये ग्रीक से नाम रखा था क्योंकि वो सिंधु को इंडस कहते थे और फिर वहाँ से इंडिया नाम आया। यदि हम इंडिया को पहले रख देते हैं, यानी इंडिया दैट इज़ भारत ऐसा कह देते हैं, तो फिर हम अपनी प्राचीन जो हमारी संस्कृति है उसे पीछे छोड़ेंगे। पर यदि हम ऐसा कहें कि भारत दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिया इन इंग्लिश लैंग्वेज, अब इस बारे में भी एक बात आई थी कि ये पूछा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज पर जोर क्यों दें हम। तो ये भी बोला गया था कि उस समय यानी 1949 के समय पूरे विश्व भर में भारत को इंडिया केवल कुछ ही कंट्रीज़ कहती थी, वो भी वो कंट्रीज़ जो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करती थी। बाकी सभी कंट्रीज़ के लिए भारत हिंदुस्तान हुआ करता था। और इसी कारण एक और चर्चा ये हुई थी कि देश का नाम भारत, भारतवर्ष, हिंद या फिर हिंदुस्तान क्या रखा जाए। साथ ही साथ HV कामत जी ने एक बात और ये कही थी कि क्योंकि एक रिपब्लिक का जन्म हुआ है तो फिर इसका नामकरण भी होना चाहिए। परंतु चूंकि अब प्रथा ये है मॉडर्न की, पहले बिल प्रस्तुत होगा, लॉ बनेगा, फिर बाद में ऐसा कुछ होगा, तो
तभी भी कम से कम बाद में ही सही पर इसका नामकरण होना चाहिए, जिस पर विचार करना चाहिए। ले दे करके बात ये आती है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि इंडिया जो है ये कॉलोनाइज्ड माइंडसेट के बारे में हमें बताता है, भारत जो है ये अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में पूरे विश्व को बताएगा, इसी कारण भारत पर अधिक जोर होना चाहिए। परंतु फिर भी हमें यह पता है कि आज के डेट में भी कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल में इंडिया दैट इज भारत आता है, और ये काम करा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और B.R. अम्बेडकर और बाकी उन सभी लोगों ने जिन्होंने इस मोशन को पास किया था। इस मोशन पर उन्होंने अपनी हामी भरी थी। अब बात यही आती है, यदि हम वापस चले इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट में, तो आप देखेंगे कि जो 60 वर्षों तक जो रूल रहा है, ये वही समय है जब इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट को हर भारतीय के एजुकेशन सिस्टम में, हर भारतीय के रग रग में इसे घोला गया, इसे पिरोया गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सूट बूट पहन करके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पार्लियामेंट में इंग्लिश में डिबेट्स दिए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है ये प्रोग्रेसिव है, इंडिया जो है यही तरक्की कर रहा है, भारत जो है ये पिछड़ा हुआ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस भारत करके इस देश को फिर से तोड़ने की बात करी है। परंतु यहाँ पर हमें एक बात पर ध्यान देना होगा, और ये बात कई सनातनियों को भी मालूम होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, कई राष्ट्रवादियों की भी ये इनके भी ध्यान में आना चाहिए कि ये केवल 60 वर्षों का इतिहास नहीं रहा है, यानी 60 वर्षों का जो कांग्रेस का रूल है ये तभी की बात नहीं है। ये बात 1947 के भी बहुत पहले की है, 1885 तक की ये बात है। और यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये तब से चली आ रही है जब से अंग्रेज़ों ने IAS का एग्ज़ाम बनाया था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए दाखिले की घोषणा करी थी, और लोगों ने अपने ज़मीर को साइड में रख करके इन सभी एग्ज़ाम्स इत्यादि में भर्ती होने के लिए कोशिश करी थी। 1885 में जो कांग्रेस बनी थी उसी का गुणगान आज की कांग्रेस आज भी कर रही है। यानी कि ये जो माइंडसेट है, ये जो इंडिया वर्सेस भारत का जो डिबेट है, ये 1885 और उसके पहले से ही चलते आ रहा है। इस बात पर ध्यान देने की बहुत बहुत आवश्यकता है, और वो ध्यान में देने वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे यदि हम आज की बात करें, आज के कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें, तब जो यूपीए था जिसमें कांग्रेस की अगुवाई में अन्य कई सारी पार्टियां आकर के, आरजेडी, टीएमसी इत्यादि कई सारी पार्टियां आकर के उन्होंने एक फ्रंट बनाया था यूपीए, उसी का आज एक नया रूप आया है जिसे कहा गया है INDIA, शॉर्ट फॉर्म में इंडिया ही है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यूपीए का नया रूप, नया नाम। परंतु लोग वही हैं, लोग वही हैं जिन्होंने 1885 से ही भारत के रूप को, रंग को, यहाँ की मिट्टी को बदलने की कोशिश करी है बड़ी धूर्तता से। परंतु ये कोशिश इनकी आज भी जारी है। भारत वर्सेस इंडिया, अब ये डिस्कशन चल रहा है फिर से, क्योंकि INDIA करके कांग्रेस की अगुवाई में एक ग्रुप तो बन चुका है। अब न्यूज़पेपर्स में, डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स में, सोशल मीडिया पर अब फिर से ये डिबेट आ गई है, ये डिस्कशन आ गया है कि क्या 2024 का जो इलेक्शन है वो INDIA यानी इंडिया वर्सेस भारत का होगा। और यहीं पर ही अब हमें भारत की बात करनी होगी। 2014 के बाद एक नया भारत लोगों को देखने को मिला। ये वही भारत है जो आज इस इंडिया का पूरा रूप रंग बदल रहा है। विश्व भर में जो भारत की छवि है, जिसे विश्व भर के लोग अब इंडिया के नाम से जानते हैं, वो छवि बदल रही है क्योंकि भारत अब जागरूक हो रहा है। इस जागरूकता के पीछे एक पार्टी या एक ग्रुप का भी हम यदि नाम जोड़ देंगे तो ये इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी बीजेपी की अगुवाई में जो NDA आया है उसने बहुत कुछ बदला है। परंतु यदि हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी हैं जिनके कारण ही सब कुछ बदला है, तो ऐसी बात नहीं है। ये दोनों ही ओर से बातें साथ साथ में चल रही है। ये भारत की जनता है जिसने 2014 में
नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को जीत दिलाई। नरेंद्र मोदी की जो एक इमेज है, ये अब एक व्यक्ति की इमेज से कहीं ज़्यादा बढ़कर के एक व्यक्तित्व के रूप में पूरे भारत में छा गई है। आप नरेंद्र मोदी को पसंद करें या नहीं करेंगे, आप इस बात को मानेंगे ही मानेंगे कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्तित्व बन करके पूरे भारत में छाए हुए हैं। भारत में कितने ही नरेंद्र मोदी आएंगे और जाएंगे, परंतु व्यक्तित्व जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल का काम करता ही है। आज के समय में नरेंद्र मोदी वो व्यक्तित्व है। ये वही भारत है जिसने 2014 के बाद में देश को नई नई तरक्कियों पर पहुंचाया है। वो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, वो विकास जिसे हम कहते हैं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वो हो, वो अन्य कई सारे और मुद्दे हों जहां पर भारत को पिछड़ा हुआ माना जाता था, उन्हीं सब में एक नई जागरूकता आई है। इसका श्रेय बीजेपी को भी जाएगा, क्योंकि अब यहीं पर एक छोटा सा डिबेट मुझे ध्यान आ रहा है जिसमें जय साई दीपक वो एक शो में थे यूट्यूब पर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी की छवि जो है वो हिंदुत्ववादी की है, परंतु किसी भी पार्टी के बारे में या फिर किसी भी सरकार के बारे में हम उसकी छवि के बारे में उसकी पॉलिसीज़ के कारण ही समझ सकते हैं। तो फिर बीजेपी ने ऐसी कौन सी एंटी मुस्लिम पॉलिसी बना दी हैं या फिर प्रो हिंदू पॉलिसीज़ बना दी हैं जिसके कारण बीजेपी की छवि जो है वो हिंदुत्ववादी की है। ये बात यदि हम पेपर पर बात करेंगे तो बहुत अच्छी है, बहुत लॉजिकल है, सही बात है, परंतु इस बात से मना नहीं कर सकते हैं कि जो अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया था वो सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद 2014 से लेकर के आज तक के जो बीजेपी का कार्यकाल है उसी में ही आया था। काशी हो, मथुरा हो, इनके जो मुद्दे चल रहे हैं कोर्ट के अंदर वो इसी कार्यकाल में बाहर आए हैं। हाँ, सीएए, एनआरसी, ऐसे कई सारे और मुद्दे हैं, फार्म बिल इत्यादि, जिस पर ये सरकार फेल हुई है, परंतु हमें ये बात को समझना होगा कि सरकारें फेल हो सकती है, व्यक्ति फेल हो सकते हैं, भारत की जनता और वो जनता जिसके अंदर भारतीयता है वो कभी फेल नहीं हो सकती है। इसी भारतीयता को हमें समझना है। हम भले ही बीजेपी या एनडीए से 100 की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे और वो 100 से 50 तक ही उन्होंने काम किया है, परंतु हमें ये बात भी समझना होगा कि इसके पहले जो 60 साल तक काम हुए थे वो 50 नहीं, वो -50 हो रहे थे। मैं यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी का मैं कोई यहाँ पर समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस केवल भारत के बारे में बात कर रहा हूँ। और यदि आज के समय में इस भारत के अंदर जो जागरूकता है उसे और अधिक बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है, यदि उसे और अधिक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो इनकी तारीफ में पीछे नहीं हटना चाहिए। 2024 के अंदर जो इलेक्शंस होंगे, जो महासमर होगा, वो INDIA वर्सेस NDA होगा या फिर इंडिया वर्सेस भारत होगा, ये तो समय तय करेगा, परंतु इन सभी में जीतना भारत को चाहिए, जीतना भारत की संस्कृति को चाहिए, क्योंकि बहुत ही लंबे समय के बाद भारतीयों में एक जागरूकता आई है और ये जागरूकता किसी भी कारण से आई हो, इसे निरंतर अब चलते रहना चाहिए। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आपका क्या मत है? इंडिया वर्सेस भारत में आप किस ओर हैं? ये बात आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आप सभी का मत भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सभी तो हैं जो मिलकर के भारत को बनाते हैं, भारत को और अधिक आगे लेकर के जाने वाले हैं। ये डिस्कशन हमारे इस चैनल पर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ पर हम बात करते हैं आध्यात्म की, जहाँ पर हम बात करते हैं इतिहास की, वहीं पर ही इन्हीं से जुड़ी हुई बात आती है हमारे भविष्य की भी। भविष्य की नींव इतिहास पर टिकी है। इसी प्रकार यदि अध्यात्म में हमें आगे बढ़ना है तो फिर अपने आसपास की सुरक्षा को भी हमें ध्यान में रखना होगा, मन को शांत रखना होगा। मन शांत तभी होगा जब समाज के अंदर शांति होगी, देश में शांति होगी। और इसी कारण इस चैनल पर हम समय समय पर पॉलिटिकल डिबेट्स भी करते रहते हैं। आशा है कि आपको ये जो मेरा वार्तालाप था आपके साथ में, ये जो मेरे मत मैंने रखे हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। इस पर आपकी जो भी टिप्पणी हो कृपया करके कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें,
यदि मन करे तो इसको आप शेयर भी करें, पर सब्सक्राइब करना हमें नहीं भूलें। और यदि आपका मन करे तो 100, 200, 500 जितना हो सके आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें। डिटेल्स कमेंट सेक्शन में पिन्ड हैं। इसके साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।